Hello everyone, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSS हिसार। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। इसे पिछले उसमें हमने किया था बिजनेस किसे कहते हैं, प्रोफेशन किसे कहते हैं। हमने टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में भी जाना था कि दो टाइप की हमारी एक्टिविटी होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। इनके बारे में भी आपने बहुत अच्छे से जाना था। फिर मैंने आपको बताया था कि आर्थिक क्रिया में क्या थे, उसके आगे 3 पार्ट्स थे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों आज हम उन्हीं से रिलेटेड उसके कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे। एक तो हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। चलिए हम एक नज़र डाल ही लेते हैं अच्छे से कि आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे ना वो क्या रहेंगे, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि आर्थिक क्रियाओं का तीसरा पार्ट, 2 पार्ट हम अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, बिजनेस भी कर चुके हैं और प्रोफेशन भी कर चुके हैं। उसका थर्ड पार्ट अब हम करेंगे। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या है, बिजनेस क्यों किया जाता है। लाभ कमाना तो होता ही है, लेकिन अब आप जानोगे कि उसके अलावा भी बिजनेस के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, कि एक व्यवसाय में लाभ की भूमिका क्या है, क्या रोल प्ले करता है वो, क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रॉफिट, क्यों हर इंसान चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में कितनी एक्टिविटीज़ थी, तो एक इकोनॉमिक, एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में भी फिर हमने पढ़ा था कि 3 एक्टिविटीज़ हमारी थी। कौन कौन सी थी 3? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस और प्रोफेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो जो थर्ड आता है हमारा वो आता है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है, चलिए इसको देखते हैं हम कि क्या है ये, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Employment refers to that economic activity under which people work for others। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ आ जाती है कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये एक आर्थिक क्रिया, मीन्स कि पैसा कमाने के लिए की जाती है, जिसमें लोग क्या करते हैं, काम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन ल्यू ऑफ देयर ऑफ। जब आप किसी के लिए काम करोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा, उसके लिए पैसा मिलेगा ना, मतलब सैलरी, वेतन, पारिश्रमिक, इस फॉर्म में अगर आप उससे कोई पैसा ले रहे हैं तो वो हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। अब बिज़नेस क्या था कि आप अपना खुद का काम कर रहे थे, सेल परचेज कर रहे थे, वो बिज़नेस था। प्रोफेशन था आपका जिसके लिए आपको स्पेसिफिक पर्सनल नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स की ज़रूरत थी, जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, ऐसे था। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के अंडर काम करते हैं और बदले में आपको रेम्यूनरेशन मिलता है। जैसे कि फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, वो किसी के अंडर काम करते हैं ना, तो उनको बदले में क्या दिया जाता है, वेजेस दी जाती हैं। तो इट मीन्स वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। स्कूल में टीचर स्कूल के लिए काम करते हैं, स्कूल उन्हें सैलरी देता है, इट मीन्स दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम चलेंगे इसकी फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स क्या हैं, सबसे पहला काम फीचर्स में सर्विस टू अदर्स, दूसरों को सेवा देना। जब आप किसी के लिए काम करोगे, अब फैक्ट्री में लेबर माल बना रही है, किसके लिए माल बना रही है, जो उसका मालिक है उसके लिए वो माल बना रही है, तो इसका मतलब ये क्या दे रहे हैं, दूसरे को सेवा प्रदान कर रहे हैं। पर्सनल सर्विस, खुद ही सेवा दे रहे हैं ना, कोई और तो उनके बदले में काम नहीं कर रहा ना, तो व्यक्तिगत वो सेवा उसमें देते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या आ जाती है कि यहाँ पे एग्रीमेंट जो है वो भी हमारा क्या होता है, मस्ट। एक समझौता होता है, जो भी एम्प्लॉयर मीन्स जो उसका मालिक है और जो उसके नीचे काम कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का एक एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई मैं तुम्हें काम पर रख रहा हूँ
और मैं तुम्हें इतने दिन के लिए काम पर रख रहा हूँ, वो भी टाइम फिक्स हो सकता है। और मैं तुम्हें पर मंथ या जो पर डे की सैलरी है मैं तुम्हें इतनी इतनी दूंगा, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें हटाना है तो ये उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे। अगर तुम मुझे छोड़कर जाते हो बता के, बिना बताए, तो उसके लिए फिर ये रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे। तो सारा का सारा उसमें क्या हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट फीचर क्या आती है, सर्वेंट। एक किस्म से जस्ट लाइक वो हम क्या हो गया, सर्वेंट। जब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आप उसके सर्वेंट ही हो गए ना, कि जैसे सर्वेंट को हम बोलते हैं ये करो वो वैसे ही करता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में भी जो जिसके अंडर काम कर रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, उसका सर्वेंट हो जाता है। लेकिन इसका मेन एक फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। अब बिज़नेस देखिए, अगर आप चलाते, आप अपनी दुकान चला रहे थे, आप ना कोई बिज़नेस और व्यापार कर रहे थे, तो वहाँ आपको पैसा लगाना पड़ता। माल आप ख़रीद कर लाते, फिर लोगों को बेचते, थोड़ा सा ज़्यादा माल लाओगे फिर थोड़ा सा बेचोगे ना। ऐसा तो नहीं करोगे कि एक ग्राहक आया, भाई तू रुक और मैं तेरे लिए माल लेकर आता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। आपको अपनी दुकान तो लगानी पड़ती है, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने तो किसी के अंडर काम करना है, जो वो काम बोलेगा आपने वो करना है, बदले में वो आपको पैसे देगा। तो यहाँ पे आपको पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। जब जहाँ पैसा ही नहीं लगा तो वहाँ पे आपका रिस्क भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिस्क ही नहीं रहेगा ना, पैसा तो डूब ही नहीं सकता है ना। कुछ आपने लगा नहीं रखा तो आपको कुछ खोने का डर तो है नहीं, तो वहाँ पे आपका रिस्क भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कोई रिस्क नहीं रहता आपका। एंड द लास्ट इज़ नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयर हमारा क्या होता है कि जो मालिक है जिसके अंडर काम कर रहे हैं हम लोग, तो जो हमारा मालिक है वो कोई भी हो सकता है। वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई आम इंसान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसमें कोई वो चीज़ मैटर उसके लिए नहीं करती। तो कोई भी आपका एम्प्लॉयर हो सकता है। अब हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। कोई भी व्यवसाय के उद्देश्य हमारे क्या हैं। तो चलिए अब हम इन उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम करें फ्यूचर में, है ना। एक किस्म से हमारे गोल हम जिनको कह सकते हैं, जिसके लिए हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। एक मोटा सा तो आपको पता ही है क्या होता है कि हर बिज़नेस क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, ये हर बिज़नेस चाहता है। लेकिन हर एक बिज़नेस का ये तो होगा ही होगा, उसके साथ भी उसके कुछ और उद्देश्य भी होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। देखिए, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आर्थिक उद्देश्य। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। मैंने ये कहा था आपको कि हर काम पर्सनली अपने लिए नहीं होता, हमें समाज का भी सोच के चलना होता है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के बारे में भी हमें सोचना चाहिए ना, हमें सोचना। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की, कि हमारे इकोनॉमिक उद्देश्य क्या हैं। इकोनॉमिक उद्देश्यों में सबसे पहले आता है प्रॉफिट मेकिंग। ये तो बड़ा कॉमन सा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। क्या हर एक उद्देश्य चाहता है लाभ कमाया जाए। अब लाभ कमाने से क्या होगा, देखो जब लाभ कमाया जाएगा तो बिज़नेस भी तो बढ़ेगा ना। बिज़नेस चलेगा कैसे, आपने बिज़नेस में पैसा लगाया, आपको लाभ ही नहीं मिलेंगे तो आप क्या लंबे टाइम तक बिज़नेस को रख सकते हो? नहीं रख सकते, आप बिज़नेस चला ही नहीं पाओगे। कोई भी इंसान कितना नुकसान सहन करेगा, नहीं कर सकता। आखिर उसे भी तो अपने सारे खर्चे चलाने हैं, उसे बिज़नेस के भी खर्चे चलाने हैं, अपने घर के खर्चे भी चलाने हैं। कोई भी इंसान काम करता है, पैसा कमाता है, क्यों? क्योंकि हम उनसे अपना घर खर्च चलाना चाहते हैं, हम अपना जीना चाहते हैं, हमें जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी जो एक बिज़नेस होता है उसका एक मेन तो होता ही है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। अब जब वो पता है प्रॉफिट अर्न करता है ना, तो उसमें बात आ जाती है कि क्या वो एक होता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो भाई उतना ही बिज़नेस अच्छा है। एक होता है सफिशिएंट, मतलब यहाँ पे दो वर्ड आ गए। एक तो क्या हो गया, मैक्सिमम। दूसरा हमारे पास क्या वर्ड आ गया, सफिशिएंट।
सफिशिएंट में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? मैक्सिमम तो जब इंसान के अंदर ये चाह हो जाती है ना कि मुझे तो जितना पैसा मिले वो थोड़ा है, मैं तो बहुत ज़्यादा कमाऊँगा, तो फिर उससे क्या होता है कि वो गलत काम करने लग जाता है। वो माल की जमाखोरी स्टार्ट कर देगा, बेकार माल देना शुरू कर देगा, सोचेगा मैं सस्ते से सस्ता माल लाऊं और महंगे से महंगा बेचूं, क्वालिटी चाहे कुछ भी हो, तो वो नुकसानदायक चीज़ है। अब सफिशिएंट प्रॉफिट में क्या है कि भाई ठीक है, मेरा भी काम अच्छे से चल जाए और जो सामने जो कस्टमर है उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। तो उसको भी नुकसान ना हो, तो वहाँ पे फिर वो माल भी अच्छा देगा, रेट भी रिजनेबल लेगा और काम भी उससे क्या होगा, ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन से उसको अपनाना चाहिए, सफिशिएंट को, ना कि मैक्सिमम को। चलिए नेक्स्ट आता है, फिर पहला था प्रॉफिट मेकिंग, दूसरा आ गया क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, ग्राहकों का सृजन, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक बनाना। लोग आपके पास क्यों आएंगे, कब आएंगे? जब आप उनको उनके अकॉर्डिंग अच्छा माल दोगे। आपका बिज़नेस कब चलेगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ग्राहक आएंगे, है ना। जितने ज़्यादा ग्राहक होंगे, जितना ज़्यादा माल बेचोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आपको जो एक बिज़नेस है, बिज़नेस का फिर उद्देश्य क्या बन जाता है कि उसे अपने कस्टमर बढ़ाने हैं। और कस्टमर बढ़ाने के लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, मार्केट में आपने देखा होगा, जब आप जाते हो, कहते हैं सेल सेल सेल, है ना, 50% पे सेल, एक के साथ एक फ्री, कहते हैं ना ऐसे कि बाय 2 गेट 3, कि 2 खरीदोगे लेकिन मिलेंगे आपको कितने, 3 मिलेंगे। वो किस लिए है? वो सारा इसलिए कि आज हम उनको सेल में माल देंगे तो कल को उनको आदत पड़ जाएगी और वो फिर हमारी दुकान पे ही आएंगे। पैसा तो उन्होंने कस्टमर से ही कमाना है ना। तो फिर वो उससे क्या है कि जब हम एक ही जगह पे बार बार जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ठीक है, इस पे हमें अच्छा माल मिल रहा है तो हम इसी दुकान पे जाते हैं, हम किसी और पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो उनका मेन उद्देश्य फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। उसके लिए वो तरह तरह की तकनीकें अपनाते हैं। और फिर तीसरा कौन सा आ जाता है इसमें, इनोवेशन। इनोवेशन अब क्या चीज़ होती है, नवाचार, कुछ नया लाना। आप देखते हैं ट्रेंड इतना चेंज होता है, डे बाय डे नई नई चीज़ें आती हैं। अब पहले जो चलते थे, पहले लोग क्या बनाते थे, चूल्हों पे काम करते थे ना। लेकिन फिर उसके बाद क्या आ गया, स्टोव आ गया। स्टोव के बाद क्या आ गया, गैस बर्नर आ गया। गैस बर्नर में भी अब क्या होने लगा, 2 के आए, 3 के आए, 4 के आए, 5 तक के आने लगे, है ना। लोगों को फिर उससे ज़्यादा वो बढ़ गया, तो अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक का चल पड़ा, इलेक्ट्रिक चूल्हे आने लगे हैं। तो अब आप मान लीजिए कि आपका बिज़नेस है और आप बिज़नेस में क्या कर रहे हैं कि पुरानी ही टेक्निक अपना के बैठे हो। आप अपने पास स्टोव रख रखा है, आपने गैस आपके पास 2 बर्नर्स की है, तो क्या कोई आपसे ख़रीदेगा? क्या नहीं ख़रीदेगा वो आपसे। क्यों भाई, जब आजकल उसका ज़माना ही नहीं है। आप कस्टमर को कुछ नया दोगे तो कस्टमर आपके पास आएगा। और देखा जाए ना तो ये जो तीनों ही हैं, ये एक किस्म से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, आप किसी कस्टमर को नया माल दोगे, उसके अच्छा लगेगा उसे और अच्छा माल भी दे रहे हो, तो कस्टमर भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा कस्टमर होंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न होगा। हो गया ना इसका एक इतना अच्छा सा ऑब्जेक्टिव कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि अल्टीमेट तो उसको क्या कमाना है, वहाँ पे लाभ ही कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ही कमाना है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात। चलिए अब हम चलते हैं अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, मैंने अभी आपको बताया कि सोशल ऑब्जेक्टिव में हमें देखना पड़ता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लिए नहीं है, समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। और ये हमारी नहीं, हर इंसान की है कि उसे समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। समाज हम लोगों से, हमारे आसपास के लोगों से ही तो बनता है। जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमारे लिए समाज है, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए हम समाज हैं, है ना। तो अगर हम समाज के लिए सोचते हैं तो एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर आप समाज के लिए सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने अपने लिए ही अच्छा सोचा है।
दूसरे के लिए नहीं, आपने अपने लिए ही अच्छा सोचा है, क्योंकि जैसा वो कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो जैसा आप समाज को दोगे वैसा ही आपको भी मिलता है। तो सबसे पहला हमारे लिए समाज का उद्देश्य क्या है, सामाजिक उद्देश्य जो है हमारे क्या हैं? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। हमें क्या करना चाहिए कि हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की गुड्स देनी चाहिए समाज को, लेकिन उसके लिए प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं लेने। प्राइसेस कितने लेने हैं? फेयर, जितना उचित है। ठीक है, ये नहीं कहते सामाजिक उद्देश्य कि भाई आप बिल्कुल ही लाभ मत कमाइए, लाभ तो कमाइए, आपको भी अपने खर्चे चलाने हैं, लेकिन एक रिजनेबल, लालच नहीं आना चाहिए उस इंसान में। वो एक सही उसमें कमाएगा तो उससे उसको और ज़्यादा ही लाभ होंगे। अगर आप किसी से सोचो कि भाई एक कस्टमर अगर आपके पास आ गया, आप सोचते हो कि भाई मैं तो इसी से सारा पैसा निकालूँ। अब एक बार तो मान लो आपने निकाल लिया, मुड़ के तो कोई कस्टमर आपके पास आएगा नहीं, है ना। अब इसी के बदले दूसरा दुकानदार क्या करता है कि वो 10 रुपये सामान कम बेचता है। अब लोग जब ये देखेंगे भी ये तो मार्केट से 10 रुपये कम बेचता है, तो वो बार बार उसी के पास जाएंगे। जब वो टाइम एंड अगेन जाएंगे तो जो 10-10 रुपये उसने कम किए थे ना कहीं वो उससे ज़्यादा ही उसका फ़ायदा उठा लेगा, क्योंकि उसकी सेल उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या है, इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छी क्वालिटी की गुड्स दें और लेकिन फेयर प्राइसेस पर आपको देनी चाहिए। दूसरा उद्देश्य क्या है? कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब आपका उद्देश्य कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी होना चाहिए। कैसे कम्युनिटी के लिए आप करोगे? अभी मैंने आपको बताया था, आप हॉस्पिटल्स बनवाएं, लाइब्रेरी बनवाएं, स्कूल्स बनवाएं। इनसे क्या होता है? देखिए, हॉस्पिटल में बीमारों का जब इलाज होगा तो ये भी तो समाज की सेवा है ना। स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो फिर हम कहते हैं ना कि जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य है। क्यों? क्योंकि आज बच्चों आपको जैसी शिक्षा दी जा रही है, जैसी एजुकेशन दी जा रही है, कल को आपके विचार सब वैसे ही हो जाएंगे। अच्छा पढ़ाएंगे तो आप अच्छा सीखोगे, बेकार चीज़ें आपको बताएंगे तो आप बेकार सीखोगे। कहते हैं ना कि बच्चे तो कोरा कागज होते हैं। तो वही चीज़ आ जाते हैं कि कम्युनिटी के लिए जब आपने कंट्रीब्यूट करना है तो वो कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट आप बच्चों के लिए भी कर सकते हो कि आप उनके लिए लाइब्रेरीज़ खुलवाओ, वहाँ पे बुक्स होंगी, बच्चे के बैठने के लिए, पढ़ने के लिए जगह होगी, तो बच्चा वहाँ जाके आराम से पढ़ सकता है। स्कूल में उसे अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, उससे ज़्यादा फ़ीस नहीं चार्ज की जाएगी, क्योंकि जब आपने वैसे स्कूल बनवा रखा है चैरिटेबल पर्पज़ से, तो उससे सोसाइटी को भी बहुत फ़ायदा होगा। और अल्टीमेट जब हमारी सोसाइटी बढ़ती है तो जैसा मैंने बताया कि हमारा भी विकास होता है। तीसरा इसमें क्या आ जाता है? फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। अब देखिए, जिन लोगों ने पैसा लगाया है कुछ ना कुछ तो वो चाहेंगे ना उसके ऊपर। कोई भी इंसान पैसा बिना कमाए थोड़ी ना रह सकता। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप काम कैसे चलाओगे? तो आपको काम तो चलाना है। काम चलाने के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? आप कि उस पर उनको जितना भी उन्होंने पैसा लगाया है उन्हें उचित दर से उस पर एक लाभांश मिले। उनको इतना हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वो भी हमें देना है। जैसा अभी मैंने बताया था कि फेयर प्राइसेस, माल भी अच्छा देना है, पैसा भी ठीक लेना है। ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही समाज सेवा करने को बोल रहे हैं, समाज सेवा नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपना भी भला करें और जगत का भी भला करें। इसी के साथ आपका चौथा जो काम है वो क्या है? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार देना। अब लोगों को रोज़गार आप कैसे दोगे? जब आप अपनी बड़ा सा बिज़नेस लगाओगे, जितनी बड़ी दुकान होगी, जितनी बड़ी फैक्ट्री होगी, उतना ही तो आपका काम चलेगा। अब सारा काम क्या आप अकेले कर लोगे? नहीं, आपको लोगों की ज़रूरत होगी ना। तो जब आप इतने, अगर बिज़नेस आपके पास पैसा है, जिस इंसान के पास पैसा है उसे चाहिए कि वो अपना फैक्ट्री लगाए, बिज़नेस लगाए, ताकि लोगों को उसमें रोज़गार मिले, वो काम करें और काम करने से वो अपनी जीविका भी चला सकें, उनके पास भी पैसा आएगा, उनके खाने पीने का भी पैसा बढ़ेगा। होगा ना ऐसा? अब जैसे देखिए कि कोरोना का हमारा टाइम चल रहा है। अब इस टाइम हमारे लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अक्सर लोग अब क्या करते थे, बाहर से सामान मंगवा रहे थे, बाहर की प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते थे, तो उससे हमारे देश का ही नुकसान हो रहा था। क्या कि हमारे देश की करेंसी बाहर जा रही थी, हमारे यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा था।
तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने फिर क्या कहा? उन्होंने ये कहा, एम्फसिस दिया कि आप अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ाइए, अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों को यूज़ करिए। तो उसका फ़ायदा क्या मिलेगा? देखिए, एक बात में बहुत सारा बड़ा उन्होंने बहुत बात बोली कि जब आप अपने देश में उद्योग विकसित करोगे, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो उद्योग लगाएंगे, तो एक तो लोगों को काम मिलेगा, उसमें घर का पैसा घर में ही रह गया, देश का पैसा, देश भी तो हमारा घर ही है ना, तो घर का पैसा हमारे घर में ही रह गया। जब लोगों को काम मिलेगा, वो भूखे नहीं मरेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो जिस देश में जब लोगों का जीवन स्तर अच्छा है, उनकी इनकम अच्छी है, तो देश तो ऑटोमेटिकली ही आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो ये समाज के लिए हमारे क्या थे? ये सामाजिक उद्देश्य थे। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा क्या है? रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या फ़ायदा है? क्यों हम प्रॉफिट ज़्यादा मांग रहे हैं? क्या फ़ायदा हो सकता है इसका? तो चलिए, पहला पॉइंट जो है वो है हमारे पास फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। अगर हम चाहते हैं कि बिज़नेस को हम लंबा चलाएं, तो हमारे पास क्या होगा? पैसा होना चाहिए। तो फिर हम ये सोचेंगे कि पैसा आप कहाँ से लाएं? कितना लोग हमें दे देंगे? जो लोग हमें देंगे पैसा, उस पर हमें उनको ब्याज भी तो देना होगा ना। कोई वैसे तो हमें पैसा नहीं देगा, है ना। तो उसके लिए फिर अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे? तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर हम प्रॉफिट्स ही अपने ले लेते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? उन्हीं से अपना बिज़नेस रन करते रहेंगे। कोई पैसे की इमरजेंसी है, हमें अचानक ज़रूरत पड़ गई, तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा खुद का पैसा हो गया। दूसरा क्या फ़ायदा हुआ? अगर बाई चांस किसी टाइम हमें नुकसान हो भी गया, तो हमारे पास अब अपना पैसा है ना प्रॉफिट का, तो हम उससे अपना काम चला सकते हैं। लोगों का पैसा नहीं डूबेगा, लोगों का पैसा नहीं डूबेगा तो आपका बिज़नेस भी बंद नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से प्रॉफिट से क्या हो गया? जो बिज़नेस हमारा है वो बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है? फॉर रैपिड ग्रोथ। अब इससे विकास कैसे होगा? अब विकास तो अब आप कहेंगे कि हम बाज़ार से भी पैसा ले सकते हैं, कि जब हम बिज़नेस बढ़ाएंगे तो हम शेयर्स इशू कर लें, डिबेंचर्स इशू कर लें, करते हैं ना लोग कि बाहर वालों से लोन ले लें, है ना, ऐसा होता है। लेकिन देखिए, जब अगर मान लो कोई नया नया बिज़नेस है, या आप ऑलरेडी मार्केट से बहुत सारा पैसा उठा चुके हो, तो क्या आपको लोग पैसा देंगे? नहीं देंगे ना। तो उसके बजाय, अच्छा फिर आप मान लीजिए कि अब तक तो आपका अच्छा चल रहा था, हो सकता है कि आगे आपका इतना अच्छा बिज़नेस ना चले, आपको नुकसान हो, तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप ये सोचोगे कि भाई हमारे पास जो प्रॉफिट है, अगर हम उन्हीं को लगा लेंगे, हमें किसी को ब्याज नहीं देना, कल को पैसा बाई चांस नुकसान हो भी गया तो हमें किसी को लौटाना नहीं है, कोई हमसे आके मांगेगा नहीं, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो इससे हमारा, अच्छा, जब एक बार बिज़नेस बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि और हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बहुत आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो बिज़नेस की जो ग्रोथ है वो और डबल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ होगी? जब आपके लाभ बढ़ रहे हैं तो एफिशिएंसी तो बेटा अपने आप इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि अगर आपके लाभ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप काम अच्छे तरीके से कर रहे हो। हर एक के पास संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। संसाधन कौन से हैं हमारे पास? पैसा है, माल है, श्रम है, ये सब एक लिमिटेड होते हैं, किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं होते हैं। जितना होता है उतना ही कम लगता है, लेकिन कम ही होते हैं, एक सीमित होते हैं, हम उन्हें वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जब आपको लाभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने उनका यूटिलाइजेशन अच्छा किया है, तो इसलिए आपकी कुशलता भी वहाँ पे क्या हो रही है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। जब आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप प्रॉफिट बहुत अच्छे अर्न कर रहे हो, ग्रो आपका दिन पे दिन बढ़े जा रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से बिज़नेस भी चलता आ रहा है, तो मार्केट में आपकी क्या बढ़ जाएगी? प्रेस्टीज बढ़ जाएगी ना।
अब आप मार्केट में जाते हो, आपको कपड़ा ख़रीदना है, आप एक ऐसी शॉप पे जाते हो, कुछ एक तो ऐसी शॉप है जिस पे आप रूटीन में जाते हो, एक ऐसी शॉप है जो अब नई खुली है। तो अब आप एक बार सोचोगे कि चलो नई वाली पे ट्राई कर लेते हैं। नई वाली पे भी गए, पुरानी वाली पे भी गए, दोनों के रेट ऑलमोस्ट सेम थे। फिर आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि भाई नहीं, हम तो पुराने वाली से ख़रीदते हैं क्योंकि हम उससे ख़रीदते आ रहे हैं, माल भी अच्छा देता है, पैसे का भी पता है, भाई ठीक है। मान लो एक टाइम पुराने वाली शॉप थोड़ा सा ज़्यादा भी अगर आपसे चार्ज कर रही होगी ना, फिर भी आप क्या सोचोगे कि नहीं भी, हम इससे सालों से हम अपनी क्वालिटी लेते आ रहे हैं, माल बहुत अच्छा देता है, अगर 10 रुपये ज़्यादा भी ले रहा है कोई बात नहीं, तसल्ली तो है, माल के पैसे ख़राब तो नहीं जाएंगे ना। नई शॉप से लेंगे तो पता नहीं माल कैसा मिले ना मिले। तो यहाँ पे वो चीज़ क्या बन गई उसकी, जब वो प्रॉफिट उसके अच्छे थे तभी वो मार्केट में स्टेबल रहा, लंबे टाइम तक रहा, उसने अपना बिज़नेस ग्रो किया। मार्केट में धीरे धीरे उसकी क्या बन गई, रेपुटेशन बन गई, उसकी एक अलग पहचान बन गई भी, हाँ ये वो वाला बंदा है, ये तो बहुत अच्छा काम करता है, इसका माल भी बहुत अच्छा होता है ना। तो उससे क्या है, उसकी रेपो भी बन गई। एंड द लास्ट इज़, जब आप पैसा कमाते हैं तो उस पैसे से बिज़नेस आपका ग्रो हुआ, तो वो कहते हैं ना कि पैसे को पैसा खींचता है, वो वाली बात आ गई कि जब आपके पास प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं तो आपके पास उन्हीं को आप दोबारा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पैसे को पैसा खींचेगा, एक प्रॉफिट से थोड़े और प्रॉफिट भी आएंगे। कैसे आएंगे? देखिए कि आपने बिज़नेस में लगाया 1,00,000 रुपये, अब साल के एंड में 10,000 रुपये आपको उसमें फ़ायदा हो गया, लाभ हो गया, सारे खर्चे खुर्चे काट के। अब आपने क्या किया कि अगले साल जब आपने अपना, अगला साल तो आएगा, अब अगले साल आपने क्या किया, 1,00,000 की जगह कितना यूज़ कर दिया, 10,000 और आपने बिज़नेस में पैसा लगा दिया। तो अगले साल आपको कितना मिलेगा, 1,10,000 बिज़नेस में पैसा लगाया। अब अगर 10% का उसको फ़ायदा हो रहा था तो इसका मतलब अगले साल क्या होगा, 10 की जगह आपको कितने का फ़ायदा होगा, 11,000 का, है ना। तो मतलब प्रॉफिट्स आए तो उन प्रॉफिट की मदद से हमने और भी ज़्यादा जो पैसा था वो कमाया, तो हमें यहाँ पे इसका ये फ़ायदा हो जाता है। तो बच्चों, ये था आपका रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस, कि बिज़नेस में प्रॉफिट जो है उसकी मदद से हम बिज़नेस लंबा सरवाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है, एक मार्केट में रेपुटेशन बन जाती है, एंड मोर ओवर मोर प्रॉफिट्स भी हो जाते हैं। तो ये थी बच्चों इसकी बिज़नेस की एक पूरी इंट्रोडक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।